फिर से खुश आमदीद। ये प्रोग्राम आप सुना करते हैं हर सोमवार से जुमेरात 2 बजे से 3 बजे तक। जी हाँ, ये सफ़र होता है जिसमें कोशिश की जाती है आप लोगों के लिए ढेर सारी मालूमात लाई जा सके। और जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए तरतीब दिया गया है जिनका ये मानना है कि सीखने का सफ़र हमेशा जारी रहता है। तो आप लोगों के लिए एक नई सीख, एक नई मालूमात लेके आज के प्रोग्राम में भी जनाब हम हाजिर हैं और उम्मीद यही है कि आज के प्रोग्राम से भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे। 0334 19 66 966 ये नंबर है। इस पर आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों की कॉल्स हम साथ साथ शामिल करने की कोशिश करेंगे और जो भी आप लोगों के सवालात होंगे उनके जवाब बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों तक पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश होगी। तो आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज जनाब द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का आप यूँ समझिए कि बर्थडे है। जी हाँ, आज के दिन यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद आज से 20 साल पहले वजूद में आई और इसमें जनाब बहुत सारी ऐसी कामयाबियाँ जो समेटते हुए ये सफ़र जारी है और इसके अंदर क्या अचीवमेंट्स हुई, ये 20 साल सफ़र कैसा रहा, इसमें क्या हर्डल्स आई और आज कहाँ खड़े हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ये तमाम तर चीज़ें आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं और इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इस प्रोग्राम में जनाब मुझे ज्वाइन कर रखा है इस पर बात करने के लिए डॉक्टर इमरान अहमद शहजाद साहब ने। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। आपने जनाब मलेशिया से अपनी जो स्टडीज़ हैं वो कंप्लीट की और साथ तशरीफ़ रखते हैं उमर फ़ारूक कुरैशी साहब। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्लेसमेंट ब्यूरो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद हैं और आपने स्वीडन से अपनी तालीमात जो हैं वो मुकम्मल की। आज इस प्रोग्राम का हिस्सा है। मैं सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहूँगा सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मैं अब इमरान साहब आपसे मैं आगाज़ करूँगा इस प्रोग्राम का कि जैसा कि आप जानते हैं आज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद आज ही के दिन 2002 में ये वजूद में आई। बहुत सारे ख्वाब होते हैं, बहुत सारे ख्यालात होते हैं और उसके ऊपर जब आप पूरे उतरते जा रहे होते हैं तो आपके अंदर नया जज्बा पैदा होता है कुछ नया कर दिखाने का। तो क्या आप समझते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसमें साबित कदमी, आपका मुस्बत होना कितना अहम किरदार अदा करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं इस चीज़ पे बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के आज फाउंडर्स डे के ऊपर बात कर सकें। देखिए, कोई भी इदारा है वो प्राइवेट सेक्टर में ख़ास तौर के ऊपर वो एकदम मार्ज़ वजूद में नहीं आता जी। उसके पीछे एक पूरी प्लानिंग, एक पूरा एक विजन होता है। बिल्कुल। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की स्पेसिफिकली बात करें तो हम देखते हैं कि इसके पीछे मदीना फाउंडेशन के नाम से एक पूरा ग्रुप है जी। मदीना फाउंडेशंस के जो डिसीजन मेकर्स हैं उन्होंने आज से 20 साल पहले ये महसूस किया कि एजुकेशन शायद वो डिलीवर नहीं कर पा रही जो उसको करना चाहिए। एजुकेशन की कमी है, द डिफिशिएंसी ऑफ ट्रेनिंग इज़ देयर। तो दैन दे प्लान के हम इसको किसी और तरीके से इस कमी को पूरा करें। बिकॉज वो खुद इंडस्ट्रियलिस्ट थे तो उनके पास जब लोग आते थे तो उनको बड़ी चीज़ का एहसास होता था कि ये लोग दे आर नॉट इक्विप्ड, जो स्किल्स इनको रिक्वायर्ड हैं वो नहीं मिल रहे इन लोगों के अंदर। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो डेफिशिएंसी फील की उसको पूरा करने के लिए मदीना फाउंडेशन यूनिवर्सिटी का आगाज़ किया गया मार्च 17, 2002 में। ये बड़ा विजनरी स्टेप और बड़ा एक बोल्ड स्टेप था एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो बड़े आराम से अपने प्रॉफिट्स बना रहे होते हैं, अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, लेकिन एजुकेशन की तरफ आना और एक मिशन के साथ आना, एक विजन के साथ आना, ये बड़ी बात है। ये हर बंदे के बस की बात नहीं है। यही मैं एक सवाल आपसे और भी पूछना चाहूँगा कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का हिस्सा हैं, कैसे ख्याल आया, क्या जहन में बात थी? क्योंकि आप जब भी किसी भी इदारे का इंतखाब करते हैं प्रोफेशनली, जब आपका करियर जो है ये इसका आगाज़ होता है तो आप में बहुत ज़्यादा हर्डल्स भी आपको फेस करना पड़ती हैं, लेकिन फिर आप एक ऐसा फ़ैसला होता है आपसे जिस पे आप बिल्कुल मुतमईन होते हैं। तो कैसे आना हुआ और कैसा सफ़र जा रहा है आपका? अच्छा, दिस इज़ वेरी, ये बहुत मुश्किल सवाल है मेरे लिए। मैं इसका जवाब काफ़ी दफ़ा सोचता हूँ लेकिन बहुत कोई ऑथेंटिक जवाब बन नहीं पाता। तो क्योंकि इसके अंदर टेक्निकली मेरी बहुत सारी फीलिंग्स मिक्स हो जाती हैं तो शायद अल्फाज उसका साथ छोड़ जाते हैं। देखिए, मैं बिज़नेस ग्रेजुएट हूँ, बिज़नेस में मेरी PhD है, मैनेजमेंट साइंसेस मेरा फील्ड है। तो हमारे पास एक वर्ड बड़ा इस्तेमाल होता है मैनेजमेंट साइंस में, उसको कमिटमेंट कहते हैं हम लोग। उसकी भी आगे 3 किस्में, उसमें एक फैक्शन कमिटमेंट, नॉर्मेटिव कमिटमेंट एंड कॉन्टीन्यूस कमिटमेंट होता है। नॉर्मेटिव कमिटमेंट जो है वो ये होता है कि आपके ऊपर कंपनी ने या कंट्री ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है और आप ऑब्लाइज्ड फील करना शुरू कर देते हैं और आप ये समझते हैं कि नाउ दिस इज़ द टाइम टू पे बैक टू द कंपनी एज वेल एज टू द कंट्री। तो मेरी भी फीलिंग कुछ इसी तरह की थी।
अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ा कुछ हासिल किया, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम किया, डोमेस्टिक कंपनीज़ में काम किया। मेरा तकरीबन कोई 16-17 साल का एक्सपीरियंस है जो कॉर्पोरेट सेक्टर का है, सही, जिसमें मुझे मुल्क से बाहर रहने का भी बहुत इत्तेफाक हुआ। आई बीन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस से मेरी कुछ एकेडमिक्स हैं, फिर मलेशिया से कुछ एकेडमिक्स, तो बड़ा मिक्स माहौल बना हुआ था। तो फिर पाकिस्तान आना, इट वाज वेरी चैलेंजिंग ऑनेस्टली, और यहाँ पे आके सेटल होना, कुछ अर्सा मेरा इस्लामाबाद में गुजरा हुआ था, तो इस्लामाबाद क्वाइट अट्रैक्टिव मेरे लिए, बट फैसलाबाद में आके सेटल होना, उसके अंदर जो जिन लोगों ने मुझे रिक्रूट किया इनिशियल इंटरव्यू में, मैं उनसे इंस्पायर हो गया ऑनेस्टली। वो मदीना फाउंडेशन के लोग हैं जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी और उसको लेके चले। तो मैं इनिशियल जो स्क्रीनिंग थी उसी के अंदर ऑनेस्टली आई गॉट इंस्पायर्ड विद देम। तो मुझे लगा कि यही वो जगह है जहाँ पे मुझे अपना जो है ना वो सेटल डाउन होना चाहिए। और प्लस फैसलाबाद इज़ माई होम टाउन, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं, तो मुझे उधर से भी बड़ा सपोर्ट मिला कि बस आपने जितना बाहर घूमना था घूम लिया, स्टडीज़ कर ली, अब यहाँ पे आए और इसको शुरू करें। तो मदीना फाउंडेशन ने, अगर आप यूनिवर्सिटी का मिशन देखें, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर काम करता है, तो तीनों चीज़ें बड़ी अट्रैक्टिव थी मेरे लिए। तो टू बी ऑनेस्ट, कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप जाते हैं, आप जॉब करते हैं, तो आपको शायद कॉम्पनसेशन प्लान तो बहुत अट्रैक्टिव मिल जाए, लेकिन आपके अंदर जो थर्स्ट है, आई मीन नॉर्मेटिव कमिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप पे बैक टू द सोसाइटी करना चाह रहे हैं, तो शायद वो आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में इस तरीके से नहीं मिलता। सही। यहाँ पे हम स्टूडेंट से बात करते हैं, एड्रेस करते हैं, और मतलब जो कुछ हमने सीखा है 15-20 सालों में, हम वो उनके साथ शायद 3 घंटे में शेयर कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमने 20 साल में सीखा है वो 3 घंटे में सीख के इससे आगे चल पड़े, स्टार्ट ऑफ के वो भी अपना 20 साल इसी तरह लगा के ये बात। बिल्कुल सही। और ख़ास तौर पे ये चीज़ होती है इमरान साहब शायद कि जब आप कोई आपकी खदमात के अतराफ़ में आपको सराहा जा रहा होता है, तो आपके अंदर जज्बा जो है वो बढ़ता है। उमर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा और मुझे ये बताइए कि आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और कैसा जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के साथ ये सफ़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, आज आपने हमें इस बात के लिए इस काम की मदद किया, हमारे ख्यालात जानने की कोशिश की। सबसे पहले ये है कि मैं दूसरे टाइम आपके साथ आपके प्रोग्राम में आ रहा हूँ। लास्ट टाइम भी हमारी इस चीज़ पे डिस्कशन हुई थी। मैंने जैसे आपने अभी मेरा तारुफ करवाया कि मेरी एकेडमिक्स जो है वो सीजन से हैं, उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह डेनमार्क में सेटल रहा, ठीक है, जर्मनी में, फिर सऊदी अरेबिया में, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वापस पाकिस्तान आने का इत्तेफाक हुआ। आपने शुरू में एक क्वेश्चन किया था इमरान साहब से कि कंसिस्टेंसी कितनी मैटर करती है, ठीक है। तो मुझे जितना भी मेरा पिछले 12 साल का एक्सपीरियंस एक्सपोजर रहा, उसमें मुझे कहीं पे भी ये सीन नहीं नज़र आया कि मैं कंसिस्टेंट रह के काम कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इन्वायरमेंट है, और जो फैकल्टी के साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ हमारे एचआर की ट्रीटमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी और बहुत ही नुमायाँ रोल है उन सब का। तो मैंने जब यहाँ पे मैं आना तो बज़ाहिर बस एक इत्तेफाक था कि मेरी जो कोर फील्ड है, मैंने उसके लिए अप्लाई किया, तो मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। लेकिन यहाँ पे रहते हुए मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आई एम फीलिंग प्राउड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। बिल्कुल सही हो गया। और मैं चाहूँगा कि अपने आप डिपार्टमेंट का भी थोड़ा सा तारुफ ज़रूर दीजिए कि क्या आप खदमात जो अंजाम दे रहे हैं। जी, बेसिकली आई एम हेडिंग प्लेसमेंट ब्यूरो एट द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। ये डिपार्टमेंट रीस्ट्रक्चर हुआ है तकरीबन 6 माह पहले, और ये वही टाइम था जब मैंने इसको ज्वाइन किया। और इसको बेसिकली हम लेके इस तरह चल रहे हैं कि हम लोग मेन 2 डोमेन्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट लेवल हम अपने बच्चों को ग्रूम कर रहे हैं कि मार्केट में जो उनके चैलेंजेस हैं, एक्सपेक्टेड चैलेंजेस हैं, जो फ्यूचर में जो हमारे बच्चे जो ग्रेजुएट होकर मार्केट में जाएंगे, किस किस्म के चैलेंजेस वो फेस कर सकते हैं, उसके लिए एक्सपेक्टेड चैलेंजेस के लिए हम उनको तैयार कर रहे हैं, उनको ग्रूम कर रहे हैं। और सेकंड लेवल पे हम कॉर्पोरेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एलिमिनेटिंग दैट चैलेंजेस।
या डिक्रीजिंग दैट चैलेंजेस, कि उन चैलेंजेस को डिक्रीज़ करने के लिए ऐसा नहीं है कि वो इनको मतलब प्रॉपर हायरिंग से नहीं गुजारेंगे, ऑब्वियसली एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, लेकिन उसमें हमें एडवांटेज ये हासिल हो जाता है, जैसे आप कॉर्पोरेट B2B चलते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, तो वहाँ से हमें ये एज मिल जाता है कि अगर लेट सपोज किसी कंपनी ने रिक्रूटमेंट ड्राइव करनी है या मैसेज लेवल पे हायरिंग करनी है, तो वो हमें अप्रोच करते हैं, तो हम अपने बच्चे जो हमारे ग्रेजुएट होते हैं, जो एलुमनाई होते हैं, उनका डाटा उनके साथ शेयर करके, तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को वहाँ पे प्लेस करवा सकें। बिल्कुल सही। और ये ऐसा ही होता है कि बहुत सारी डिग्रीज़ ले लेने के बाद आपको एक ही फ़िक्र होती है कि काश मुझे कहीं किसी अच्छी जगह जॉब मिल जाए, और इस कोशिश में यूँ भी होता है कि आप बाज़-औक़ात किसी ऐसी फील्ड में भी चले जाते हैं जो इनरेलेवेंट आपकी डिग्री के बिल्कुल वो अगेंस्ट होती है, और आपकी मजबूरी की होती है कि रोज़गार के जो मौक़े हैं वो चलें, किसी तरह भी उसे हासिल कर लिया जाए और अपने घर को जब सपोर्ट किया जाए, फिर देखी जाएगी जब मेरी डिग्री के अकॉर्डिंग मुझे जॉब ऑफर होगी। मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ आपको कि मैं एक दफ़ा एक बुक पढ़ रहा था, तो उसमें था कि जितने भी वेस्ट में जो अच्छे कंपनीज के मालिक हैं या ओनर्स हैं या CEO हैं, वो प्रेफर करते हैं कि एटलीस्ट अपने करियर में आप 3 प्रोफेशंस स्विच करें, प्रोफेशन चेंज करें। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी में एज अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, तो फिर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाकर टीचिंग स्टार्ट कर दें, और उसके बाद आप किसी मार्केटिंग फर्म को ज्वाइन करें, तो उससे ये होता है कि आपका एक्सपोजर बढ़ता है। लेकिन उसके बरक्स ऐसा भी चलता है, या हमारे माशरे में इस चीज़ की प्रैक्टिस की जाती है कि एक बंदा अगर एक प्रोफेशन में चला गया है, तो ही विल बी अ बिट रिलक्टेंट टू स्विच हिज प्रोफेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे आते हुए इस चीज़ का भी बेसिकली आई वाज अ डेवलपर, बिजनेस डेवलपर। तो मैंने जब मतलब बेसिकली आई बिलोंग टू हसन अब्दाल, दिस इज़ अ टाउन क्लोज टू इस्लामाबाद। तो जब मैं वहाँ से आया ना, मैंने नया शहर अडॉप्ट किया, नया प्रोफेशन चुना, बल्कि कंप्लीट एक नए सिनेरियो में हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें कि पिछले 6 माह में प्लेसमेंट ब्यूरो 60 का फिगर क्रॉस कर चुका है कि हम तकरीबन माशाल्लाह से अपने 60 बच्चों को जो हमारे एलुमनाई थे उनको इंडस्ट्री में उनको जॉब दिलवा चुके हैं। बहुत खूब। उसके अलावा हमारे जो वर्कशॉप सेमिनार्स चलते हैं जिसमें हम CV राइटिंग पे बात करते हैं, इफेक्टिव CV राइटिंग के। उसके अलावा हम लोग इंटरव्यू एथिक्स पे बात करते हैं। उसके अलावा वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे बच्चों को ट्रेन किया जाता है। तो इस तरह ये जी ज़बरदस्त। ठीक है जी। इमरान साहब, आप अपने जो डिपार्टमेंट का मैं चाहूँगा कि तारफ़ ज़रूर दीजिए। बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर किस तरह से काम कर रहा है, क्या इसका रोल है, क्योंकि इसके ऊपर नज़रसानी बहुत ज़रूरी है इस दौर में ख़ास तौर पर। इसका मतलब आपको आइडिया है कि बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, मैं चाहूँगा कि हर खास हम समझ। वेरी नाइस। मेरा जो डिपार्टमेंट है वो टेक्निकली हमारा डिपार्टमेंट आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं। उमर भाई काम कर रहे हैं जॉब दिलवाने के लिए, ठीक। मेरी कोशिश ये है कि जॉब कोई ना करे, बिजनेस करें। बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का प्राइमरी एम ये है कि वी शुड क्रिएट जॉब प्रोवाइडर्स, जॉब सीकर्स नहीं हमें प्रोड्यूस करना। बिकॉज पाकिस्तान में अगर आप देखें ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ दिन ब दिन श्रिंक करते जा रहे हैं, FDI निकलता जा रहा है, टैक्सेशन इतना बढ़ता जा रहा है। ऑन दी अदर साइड पॉपुलेशन देखें कितनी स्पीड से ग्रो कर रहा है। आफ्टर एवरी सेमेस्टर हैंडसम बंच ऑफ द स्टूडेंट्स आर आउट इन द मार्केट फॉर द जॉब्स। तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जॉब्स मिल नहीं रहे, तो लोग अंडर एम्प्लॉयड हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए द यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद ने जो मैं समझता हूँ बड़ा ही बोल्ड स्टेप लिया, उन्होंने बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर जनरेट किया, और मेरी रिक्रूटमेंट भी इसी सेंटर के लिए हुई। ठीक है। तो इसको हम अभी इस्टेब्लिश किया है, अभी हम इसको रन कर रहे हैं। इसका प्राइमरी एम ये है कि हम लोगों को स्टार्टअप्स की तरफ लेके आएँ, अपना बिजनेस करना सिखाएं, अपना बिजनेस करें। और आप देखिए जैसे कोई बच्चा निकलता है यहाँ से, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, फार्मासिस्ट है, इवन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में किसी ने कोई डिग्री किया है, कंप्यूटर साइंसेज, कंप्यूटेशनल साइंसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये स्किल तो उसके पास है ही है। हम बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में क्या कर रहे हैं कि हम उनको बिजनेस स्किल्स भी साथ दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर शायद ना बन सके अनटिल कि हम उसको बताएं कि मार्केटिंग क्या है, सेल्स कैसे होता है,
एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कैसे हैंडल होता है, कंपनी की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, लीगलिटी कैसे हैंडल की जाती है, कोई एग्रीमेंट्स हैं, कोई पार्टनरशिप डीड्स हैं तो वो कैसे होंगे। तो ये सारी सपोर्ट हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। और दिस इज़ नॉट फॉर द स्टूडेंट्स ओनली, ये फैकल्टी मेंबर्स के लिए भी है। आई मीन अगर कोई फैकल्टी मेंबर भी कोई जहन में कोई आइडिया है बिजनेस रिलेटेड तो दे कैन कम टू बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। हम उनको वहाँ पे ग्रुपिंग करते हैं, बिठाते हैं, फिर उनको एजुकेट करते हैं, फिर उनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। स्ट्रक्चरल सपोर्ट से मतलब हम उनको ऑफिस देते हैं, ऑफिस में फर्नीचर फिक्सचर लगा होएगा, टेलीफोन लाइन लगे होंगे और ऑफिस बॉय होएगा, इंटरनेट हाई स्पीड चल रहे होंगे। तो ये तो होगी उसकी स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अगर उसने कोई मीटिंग करनी है, बिकॉज यू नो आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपके लिए शायद ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, इतना ज़्यादा एक्सपेंस अफोर्ड करना कि आप कमर्शियल मार्केट में जाओ और अपना नया ऑफिस खोल। बिल्कुल। तो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद इस चीज़ को कैटर करती है। तो यहाँ पे हम उनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। उसके बाद हम उनको ह्यूमन एक्सपर्टीज़ वाली सपोर्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल एक मेडिकल डॉक्टर है जो हमारे पास है और वो अपना कोई मेडिकल क्लिनिक खोलना चाह रहे हैं जो विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मार्केट। तो हम उसको एजुकेट करेंगे कि आप कंपनी रजिस्टर कैसे करें, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है, आपने अपने टैक्सेशन मैटर्स को कैसे हैंडल करना है, क्लाइंट हैंडलिंग कैसे करनी है, स्टाफ हैंडलिंग कैसे करनी है, एक्सपेंसेस को कैसे मिनिमाइज करना है, अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, मार्केटिंग प्लान कैसे सेट करना है। तो ये सारा हम उसको इक्विप कर देते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, और ताकि वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सके। बिल्कुल सही। यही इंट्रोडक्शन है मेरे डिपार्टमेंट का। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल जो है वो ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर में क्या फ़र्क है। ये मैं किस सेंस में, किस तनाजुर में ये बात कर रहा हूँ कि आज हर इंसान चाहता तो एंटरप्रेन्योर बनना है, वो चाहता है, उसकी ख्वाहिश है मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाऊँ, लेकिन उसे यूँ लगता है कि मेरा इन्वेस्ट कर देना किसी भी काम में शायद ये इस बात का सबूत है कि मैं एक बिजनेसमैन बनने चाहता हूँ। अच्छा, दिस इज़ टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ $1 million क्वेश्चन। हमारी काफ़ी आपस में इसके ऊपर, क्योंकि इनकी स्पेशलाइजेशन एंटरप्रेन्योर रही एक ज़माने में, तो मेरी मैनेजमेंट एरिया रहा, तो हमारी काफ़ी आपस में इसके ऊपर बात होती थी। फॉर एग्जांपल उमर साहब के मुस्कुराहट से अंदाजा हो गया था कि शायद इसके ऊपर बात हो चुकी है। बहुत बात होती है हमारी, और सिर्फ बात नहीं होती, हमारे आपस में क्लैश भी है, क्लैश भी है इसके ऊपर। रात को भी, आज शाम को हमारी एक निजी महफिल चल रही थी, उसमें भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यानी हम किसी कंक्लूजन तक तो पहुंचेंगे, मैं ये यकीन से कहूँगा। कंक्लूजन तक इस तरह पहुंचेंगे कि पहले हम लेते हैं उमर साहब से उनकी डेफिनेशन जो उन्होंने खुद डिज़ाइन की हुई है। 3 पार्ट्स हैं सर उसके जी। एक उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वाइड उसको कवर करता है। बेसिकली ना मतलब मैं जो हमारे बाबू ने जो हमारे जिन्होंने डेफिनेशन दी है, मैं उनको लेके चलता हूँ। ठीक है। और मैं कहता हूँ कि अगर हम उसकी डेफिनेशन या तो खुद डिफ़ाइन करें, हमारी कंट्रीब्यूशन हो, अगर कंट्रीब्यूशन नहीं है तो हमने जो ऑलरेडी डिफाइंड डेफिनेशन है हम उसको अडॉप्ट कर लें। ठीक है। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? अगर कोई बंदा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो मैं ये कहता हूँ कि उसमें 3 फैक्टर्स आपने कैलकुलेट करने हैं, काउंट करने हैं। फर्स्ट लेवल पे ये है कि इनोवेशन है। आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, उसमें इनोवेशन का फैक्टर आपने सामने रखना है। कोई भी छोटी सी भी इनोवेशन काउंट की जा सकती है। ठीक है। कोई बेसिकली बिजनेस मॉडल भी इनोवेट आप कर सकते हैं। आप वही काम कर रहे होंगे जो मार्केट में पहले चल रहा होगा, लेकिन आपका छोटा सा मॉडल जो है वो आपको एंटरप्रेन्योर टच दे देगा। ठीक है। दूसरी चीज़ है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, और ये बात मैं नहीं कह रहा, बेसिकली ये जो हमारे फिलोसफर्स हैं या जिन्होंने डेफिनेशन दी है ये वो बात करते हैं। तो एक पहली चीज़ होगी कि आपने इनोवेशन की तरफ आना है। दूसरी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। आपने एक चीज़ को आप ये देखें कि मार्केट में अगर शैम्पू का कोई ब्रांड आता है तो वही कंपनी अपना ही एक ब्रांड को अपग्रेड करके कोई सेकंड उसका वर्जन निकाल देते हैं। ठीक है। वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस में आता है। ठीक है। तीसरी चीज़ जो मैं इसमें ऐड करता हूँ वो इंस्टीट्यूशनल वाइड कवर करना। आप कोई ऐसी एडिशन करें इंडस्ट्री में, सोसाइटी में, कि कोई गैप फिल हो रहा हो। अगर आप इन तीनों चीज़ों को कवर कर रहे हैं तो आप, या इन तीनों में से कोई एक कवर कर रहे हैं तो यू विल बी एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है। सर की डेफिनेशन से थोड़ी सी बरक्स है और सर के पास अपने फैक्ट्स मौजूद हैं। मैं जो अपनी बात करता हूँ उसके पीछे मैं डेफिनेशन के ऊपर डेफिनेशन को लेके चलता हूँ। तो सर की माशाल्लाह बड़ी अच्छी थिंकिंग है। देखिए, बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें कॉन्टेक्चुअल चल रही होती हैं। आपको हर दफ़ा 2 + 2 4 नहीं मिलता। आप बिज़नेस के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर जब सिनर्जी कॉन्सेप्ट के ऊपर जाते हैं तो 2 + 2 इज़ मोर दैन 4। अगर 2 + 2 इज़ इक्वल टू 4 तो फिर मेरी मैनेजमेंट किसी काम की नहीं है। हम उसको इस तरह देखते हैं। तो मेरी डेफिनेशन थोड़ी ब्रॉड डेफिनेशन है। मैं यही समझता हूँ कि कोई भी बंदा
सिर्फ इन्वेस्टर नहीं, कोई बंदा जो किसी बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कर ले कि अगर प्रॉफिट होएगा तो मेरा है, अगर लॉस होएगा तो भी मैं जिम्मेदार हूँ, तो मैं उसको एंटरप्रेन्योर मानता हूँ। सही है। उसके अंदर वो ज़रूरी नहीं है कोई बहुत क्रिएटिव आइडिया लेके आए, बहुत ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर कोई कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट भी करे, उसमें बहुत ज़रूरी नहीं है वो कोई इनोवेटिव आइडिया लेके, लेकिन वो एक रेगुलर बिजनेस के साथ भी चल सकता है। द डिफरेंस इज टू ओन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द लॉस। अगर आप इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर लॉस नहीं ले रहा होता यूजुअली, वो इन्वेस्ट कर रहा होता है अपने प्रॉफिट के लिए। तो मैं ये समझता हूँ, अच्छा पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जब हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, मैंने आपसे कहा कि कॉन्टेक्चुअल चीज़ें भी होती हैं इसमें बहुत सारी। जब हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हमारे पास जो बिज़नेस की श्योरिटी है ना, उसके अंदर बड़े रिस्क इन्वॉल्व है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, लोगों का परचेजिंग पावर डाउन है, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ इस तरीके से चलती हैं, यू नेवर नो। आज आप एक प्रोडक्ट 2000 रुपये का ख़रीद रहे हैं, आपको पता चले कल अचानक वो 2200 रुपये का हो। तो उस तरीके से चीज़ें आई मीन अनसर्टेनिटीज़ हैं। तो उस सारी चीज़ों को कवर करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीज़ें की जो ऑनरशिप है वो इंक्लूड करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। मे बी इट इज़ डिफरेंट। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक बात ऐड करूँ सर, ये जब मुझसे डेफिनेशन हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं, तो मैं इनको फिर एक क्वेश्चन करता होता हूँ कि सर फिर आप बिज़नेस की डेफिनेशन किधर लेके जा रहे हैं? अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं, कोई बंदा ऑन कर रहा है, तो ये तो बिजनेस है। अगर बिजनेस की टर्मिनोलॉजी काफ़ी थी तो फिर एंटरप्रेन्योर की टर्मिनोलॉजी क्यों इंट्रोड्यूस करवाई? अच्छा, लेकिन ये दो अलग चीज़ें हैं वो इस तनाजुर में कि एक चीज़ के ऊपर आप एग्री करेंगे या नहीं, मैं इस बात से तो नहीं अभी वाकिफ़, लेकिन वो मुझे अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान बिजनेसमैन नहीं हो सकता। वो किसी के अंदर ये सलाहियतें मौजूद होती हैं कि वो एक अच्छा जो है वो मतलब कह लीजिए कि सर्विसेज प्रोवाइडर होता है। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर जो है वो अपनी उस तरह से खदमात जो है उसको देते हुए वो एक मुकाम हासिल कर लेता है। जब जैसा ही वो बिज़नेस की तरफ आता है, चूँकि वो बिज़नेस को अपनी आंखों के सामने परवान चढ़ता देख रहा है, लेकिन उसके बावजूद जब वो प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसमें वो नाकाम हो जाता है। अच्छा, एक चीज़। नंबर 2 ये है कि हमारे यहाँ अगर हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो सर आपको नहीं लगता कि यहाँ अभी तक बिज़नेस का जो पैटर्न है वो सेम उसी तरह ही चलता आ रहा है? कोई नई आइडियाज़, विजन उसको हम नहीं कर पा रहे? अच्छा देखिए, ये दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फॉर पाकिस्तान। उसकी वजह यह है कि मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को जो बिज़नेस करना चाह रहे होते हैं और डिस्कशन होती रहती है, पूछते रहते हैं हम क्या करें, तो मैं उनको ये एडवाइस करता हूँ कि आपको, बिकॉज देखें अगर कमरे में बहुत ज़्यादा लाइट हो, अंधेरा हो जाए ना, तो एक मोमबत्ती भी काफ़ी है। और अगर बहुत सारी लाइट्स, जैसे आपके भी बहुत सारी लाइट्स यहाँ पे चल रही, तो आप 2, 4, 5, 10 मोमबत्तियाँ भी जला लेंगे तो शायद फील ना हो। कहना ये चाह रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा गैप है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा है, आप टू बी ऑनेस्ट अगर आप खालिस दूध ढूंढना निकले तो शायद आपको वो भी मुश्किल हो जाए मिलने से। तो खालिस दूध करने का बिजनेस बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर आप ऑनेस्टी के साथ करें। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको कोई बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, कोई बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट इनोवेटिव बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है अभी। राइट नाउ द मार्केट इज़ नॉट मैच्योर एनफ कि आप नई चीज़ें ढूंढने निकल जाएं। अभी तो मार्केट के अंदर ही बड़ा कुछ पड़ा हुआ है जो आपको ठीक करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक अच्छा अफोर्डेबल प्राइस के अंदर अगर आप सिर्फ ड्रेस, शर्ट्स, कोई ब्लेजर, कोई चीज़ें, कोई जूते वगैरह इंट्रोड्यूस करा दें, उसकी बहुत बड़ी मार्केट है। फूड आइटम्स में चले जाएं, जितनी मिलावट और जितनी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, आप सिर्फ प्योर चीज़ बेचना शुरू कर दें, आपके पास वही मार्केट कवर नहीं होएगा। तो आपको सिर्फ रेप्लिकेट अगर आप कर लें इस वक्त तो वही काफ़ी है। आपको बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होने की ज़रूरत नहीं। ऑफ कोर्स व्हेन यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, कंप्यूटेशनल साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, कोई प्रोग्रामिंग की बात करेंगे या कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन की बात करें तो डेफिनेटली आपको स्टेट ऑफ द आर्ट कुछ नया कुछ करना पड़ेगा। बट अगर आप ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा गैप है कि आप अगर सिर्फ चीज़ों को भी रिपीट करना शुरू कर दें ऑनेस्टी के साथ तो बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है कि आपको नहीं लगता मार्केटिंग का फुकदान है वो किस सेंस में ये बात कर रहा हूँ कि अक्सर औकात ये देखा है कि लोग नई जगह जाना चाहते हैं, क्वालिटी नहीं देखते। अगर वो रेस्टोरेंट्स की बात कर ली जाए, अगर पहनावे के एतबार से बात कर ली जाए, यार फ़लाँ जगह एक बड़ा अच्छा मॉल लग रहा है मुझे बना, तो वहाँ जाके शॉपिंग करके आते हैं, एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट बना है। तो यहाँ आपको नहीं लगता कि हम वो जो मैसेज है वो नहीं पहुँचा पा रहे, कहीं वो ऐसा है मार्केटिंग जो है उसके अंदर कुछ फ्लॉज जाएंगे? जी, असल में हमारी जो कंज्यूमर मार्केट है वो भी अभी ग्रो हो रही है, एजुकेट हो रही है।
अभी शायद हमें कस्टमर सर्विसेज के लेवल का भी अंदाज़ा नहीं है सही कि एज बीइंग अ कस्टमर मेरे क्या राइट्स हैं और मेरे क्या क्या चीज़ें बनती हैं। मुझे अगर किसी ने गलत प्रोडक्ट फूड आइटम में दे दिया है तो मेरे क्या राइट्स हैं, मैं उसको कहाँ कहाँ पे बैठ के सू कर सकता हूँ, अभी हमें अंदाज़ा नहीं है। अभी कंज्यूमर भी एजुकेट हो रहा है, तो आई गेस विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें काफ़ी मेच्योर हो जाएंगी। अभी तो हमारा एजुकेशन लेवल ऊपर आ रहा है, अभी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही की उम्मीद है जी। उमर साहब, अभी आप ये बात कर रहे थे कि मार्केट में जो कस्टमर है वो नई चीज़ को ट्राई करना चाहता है, नो डाउट जी। ऐसा बार होता है कि अगर कोई नया रेस्टोरेंट या कोई भी नई जो प्लेस है या कोई शॉप है कस्टमर को विजिट करते हैं, लेकिन एक आम सी बात है कि सस्टेन वही करते हैं कि जो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो आपको वर्थ दे रहे हैं, ठीक है, वॉट एवर यू आर पेइंग दे आर पेइंग बैक विद द वर्थ ऑफ दैट मनी। तो अगर आप वर्थ पे कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पे एक और बात ऐड करता जाऊँ, जैसे सर ने भी जिक्र किया कि बिज़नेस खाने पीने का बिज़नेस ले लें। अभी सर ने बात एग्जांपल भी चिकोट की, दूध की। मैं ये बात करता हूँ अगर खाने पीने के बिज़नेस में अब हम यहाँ से नीचे यूनिवर्सिटी के सामने जाते हो तो एक नीचे वो एक शॉप है जहाँ पे हमें अगर इसको एंटरप्रेन्योरियल टाइप देना चाहें तो एक बंदा यहाँ पे हाइजीनिकली साउंड बिजनेस स्टार्ट कर देता है कि लेट सपोज वो कहता है जी कि मेरे पास कोई खाने पीने की अशिया हैं जो मतलब उसने बड़ी ही इंटेंसिव केयर में तैयार की है, तो एंटरप्रेन्योरियल टच आ जाएगा। इनोवेशन है ना, इनोवेशन जो इंस्टीट्यूशन वाइड, यहाँ पे अगर आपको कोई हाइजीनिकल साउंड चीज़ नहीं मिलेगी तो इंस्टीट्यूशन वाइड कवर हो जाएगा कि हाइजीनिकली साउंड आप एक दे रहे। तो नो डाउट कि बिजनेसमैन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो एंटरप्रेन्योर भी होता है लेकिन कई दफ़ा उनको खुद भी अंदाज़ा नहीं होता। तो इस तरह से। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब एक इंसान जॉब में अपना मुकाम हासिल कर लेता है तो उसे मूव करना चाहिए बिज़नेस की तरफ? वो सारे तजुर्बात से चूँकि वो गुजरा होता है, बहुत कुछ उसने सीख लिया होता है, या फिर उसी में ही उसे कायम रहते हुए मज़ीद जो है वो स्किल्स की तरफ बढ़ना है? देखिए सर, सबसे पहले ये है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है और आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो फिर तीसरी चीज़ आखिर में रह जाती है कि रोशनी में जाने के लिए अंधेरे में पाँव रखना पड़ता है। ठीक है, अगर इंसान ये डेयर करता है, कोई भी बंदा है, और ये समझता है कि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, अगर वो अपनी सर्विसेज मार्केट में सेल कर रहा है और अगर ये इन्हीं जो उसके पास स्किल्स हैं उन्हीं को लेके अगर वो मार्केट में अपना बिज़नेस स्टार्ट करे और अपना बिज़नेस एक्ट कर सकता है, डेफिनेटली ही शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी। और उसको, क्योंकि हमने सुन रखा है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। जनाब, आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, मैं हूँ आतिफ खान और मुझे ज्वाइन कर रखा है डॉक्टर इमरान अहमद शहजाद साहिब ने। आप डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का हिस्सा हैं जी। और उमर फारूक कुरैशी साहब है मेरे साथ, आप द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में प्लेसमेंट ब्यूरो के डिपार्टमेंट में अपनी खदमात जो अंजाम दे रहे हैं। आपसे आज हम बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि अभी आप लोगों ने तारुफ तो सुना ही इनके डिपार्टमेंट्स का और किस तरह से ये काम कर रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें जानना भी अहम था। लेकिन अब हम बढ़ते हैं कि यूनिवर्सिटी की अचीवमेंट्स, चूँकि आज के दिन ही वजूद में आई यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का अगर हम जिक्र करते हैं जी, 20 साल पहले जो सफ़र शुरू हुआ था। इमरान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस 20 साल के अंदर जो अचीवमेंट्स रही यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की, उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे फ्यूचर प्लान्स की जानिब, क्योंकि जब आप कोई भी इदारा जब वजूद में आता है तो तब शायद वो चीज़ें जो आपने नहीं सोच रखी होती वो प्रैक्टिस करने के बाद वो कुछ ऐसी हर्डल्स होती हैं या कुछ ऐसी मुश्किलात होती हैं या फिर नए रास्ते बनते चले जाते हैं, और कामयाबियों का सफ़र तभी तय होता चला जाता है अगर आपका इंतखाब अच्छा है, आप सोच अच्छी रखते हैं, आपके अंदर फ़िक्र मौजूद है। अगर फ़िक्र जहाँ पे आके वो फुल स्टॉप लग जाता है, वहीं से इंसान को कोई रास्ता नहीं मिलता। मेरा ये मानना है कौमे के बाद आपको रास्ता ज़रूर मिल जाता है। वैसे भी अगर आप उसको देखें तो वो एक आपको रास्ते ही की अलामत जो उसमें वाज़े नज़र आती है, लेकिन फुल स्टॉप के बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं। खैर, ये 20 साल सफ़र जो है यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का कैसा रहा, क्या क्या अचीवमेंट्स रही? हमारे ऑफिस में, प्लेसमेंट ब्यूरो वाले ऑफिस में एक कोट लगी हुई है, उसमें लिखा हुआ है सम टाइम यू विन एंड सम टाइम यू लर्न। बात हो उसमें यू डोंट लॉस, आई मीन आपका कोई फेलियर होता नहीं है, या तो आप सीखते हैं या आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। बिल्कुल सही। और जो फेलियर होता है वो आपको बहुत बड़ा सबक दूसरे लफ्ज़ों में दे के जा रहा होता है। तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी ने 20 साल पहले अपना वर्किंग स्टार्ट किया, उसमें
बहुत सारी चीज़ें चैलेंजिंग रहीं। हायर एजुकेशन कमीशन बना, हायर एजुकेशन कमीशन HEC जिसको हम कह रहे थे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते हैं, फॉर्म होते हैं, रीफॉर्म होते हैं, फंडिंग आती है, कभी फंडिंग ख़त्म हो जाती है, साथ साथ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी चल रही होती है। तो डेफिनेटली इट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर द यूनिवर्सिटी। बहरहाल इन लास्ट 20 सालों में यूनिवर्सिटी ने बहुत कुछ अचीव किया। मैं उसको मुख्तसरन कुछ 2-4 चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी ने अपने 2 विंग्स बनाए, एक को हेल्थ साइंसेज विंग हम कहते हैं, वो जो कैंपस है हमारा वो प्योरली फॉर ख़वातीन है, और जो दूसरा कैंपस है जिसको हम विंग है जिसको हम इंजीनियरिंग विंग कहते हैं, वहाँ पे हमारा को एजुकेशन सिस्टम है। अपार्ट फ्रॉम देयर नेम्स के वो हेल्थ साइंसेज विंग है और ये इंजीनियरिंग विंग है, हमारे पास और बहुत सारे प्रोग्राम ने यहाँ पे स्टार्ट किए। टोटल यूनिवर्सिटी के पास इस वक्त 70 अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिसके अंदर जो तकरीबन 12 फैकल्टीज़ के अंदर डिवाइडेड है। ठीक। इसके अलावा यूनिवर्सिटी मदीना फाउंडेशन का एक मदीना टीचिंग हॉस्पिटल के नाम से एक इदारा है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी के स्टाफ के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ प्रोवाइड की जाती हैं। एंड दैट इज़ नॉट फॉर ओनली द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, बल्कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो अनप्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ हैं, जिसको हम उर्दू में कहेंगे लो इनकम फैमिलीज़ जो हैं, उनको कैटर करने के लिए मदीना टीचिंग हॉस्पिटल जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहा है। इफ़ यू गो देयर आपको पता चलेगा कि आप 100 रुपीज़ के अंदर अपना ट्रीटमेंट जो है वो करवा सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने और बहुत सारी अचीवमेंट्स किए। 2021 के अंदर यूनिवर्सिटी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड मिला, जिसके अंदर प्राइमरी जो यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन था वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर रहा। आपको पता है ये मार्च का महीना चल रहा है, इसमें 23 मार्च भी है और 8 मार्च भी है, विच इज़ वुमेन्स डे। तो उस हवाले से बात कर रहा हूँ। तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर यूनिवर्सिटी ने बहुत काम किया, वुमेन एजुकेशन के ऊपर बहुत काम किया। उस हवाले से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अवार्ड 2021 का यूनिवर्सिटी को मिला हुआ। दिस यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद जो है, इट्स अमंग टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़, 12th इन पाकिस्तान। GI ग्रीन मैट्रिक्स की रैंकिंग के मुताबिक 2019 के अंदर यूनिवर्सिटी को 12वां रैंक मिला हुआ है। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी जो है अभी एशियन रैंकिंग के ऊपर अप्लाई किया हुआ, लास्ट ईयर भी अप्लाई किया था, उसमें शॉर्ट लिस्ट हुए थे बट रैंक नहीं आ सका था। तो आप यू जस्ट इमेजिन के पूरे एशिया में, जिसमें आप चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ देख लें, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ देखें, पाकिस्तानी देखें, पूरा एशिया को रशिया तक कैलकुलेट कर लें आप, तो नेपाल, भूटान, ये सब कंट्रीज आप इसमें शामिल करें तो आपको पता चलेगा कितना बड़ा कंपटीशन है, जिसके अंदर से शॉर्ट लिस्ट होना भी बड़ी बात है। और पाकिस्तान की ये प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर भी शॉर्ट लिस्ट हुई है, और इस साल हमने 8 कैटेगरीज में अप्लाई किया है। तो हमारी दुआ है कि यूनिवर्सिटी इस साल जो है वो प्रॉपर सिर्फ शॉर्ट लिस्ट नहीं हो, अब रैंकिंग में भी आ जाए इंशाल्लाह। यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, जिसके अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, हॉस्टल है, 24/7 सर्विलेंस है, जो सिक्योरिटी कैमराज दैट हैव बीन इंस्टॉल्ड इन ईच कॉर्नर ऑफ द कैंपस, उसके थ्रू सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड किए हुए हैं। तो ये सारी कंट्रीब्यूशन है यूनिवर्सिटी की। इसके अलावा मैंने एक ख़ास चीज़ अपने पास नोट की थी, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यू नो, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से 16 गोल्स जो हैं, 17 हो गए शायद, 17 गोल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है। बिल्कुल सही। बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, प्लेसमेंट ब्यूरो, ये सारा उसका हिस्सा है। वुमेन एम्पावरमेंट उसके जो प्रोग्राम है ये उनका हिस्सा है। अच्छा, अगर हम यूनिवर्सिटी की जो विज़न और फिलॉसफी देखें तो यूनिवर्सिटी हमेशा कोशिश करती है कि द मोस्ट एक्सपीरियंस, मोस्ट नॉलेजेबल और प्रोफेशनली ट्रेंड स्टाफ जो है ना उसको हायर किया जाए। मैं ये समझता हूँ अभी हमारा फैकल्टी का जो आपस में इंट्रोडक्शन और सिटिंग होती है तो शायद कोई 1-2 फैकल्टी मेंबर्स हैं जो लोकल PhDs हैं, बाकी सारे लोग इन्होंने जो मदीना फाउंडेशन ने हायर किए हैं वो बाहर से ही क्वालिफाइड लोगों को हायर किया हुआ है, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस, अपना एक्सपोजर यहाँ पे शेयर कर सकें। और वो बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों से लोग पढ़ के आए हुए हैं और उस इन्वायरमेंट को यहाँ पे रेप्लिकेट कर सकें, ताकि जो लोकल लोग हैं उनको यहीं पर वो फैसिलिटी मिल जाए जो कि बाहर जाके मिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च करके लोग। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके अलावा यूनिवर्सिटी का जो सोशल इन्फ्लुएंस है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है इन 20 सालों में। अभी रिसेंटली हम
हमने पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट को 50 यूनिवर्सिटी के अंदर सीट्स अनाउंस किए हैं कि अगर आपके स्टूडेंट्स हैं जो वॉर लाइक कंट्रीज़ हैं, वॉर सिचुएशन है, टर्बुलेंस है, अगर आपके 50 स्टूडेंट पढ़ना चाहें तो आप हमारे पास भेज सकते हैं। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम आप उनको मैक्सिमम पॉसिबल ट्यूशन फीस के अंदर डिस्काउंट्स दें और उनको यहाँ पे हम एजुकेट करें। जी, इसके अलावा SOS विलेज का नाम आपने सुना होगा। उमर साहब उस प्रोजेक्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया इन्होंने। उसको रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। पहले वो फैसलाबाद की हद तक था, 18 स्टूडेंट्स उनके थे ट्यूशन फ्री प्रोग्राम के अंदर हमारे पास। अभी इस प्रोग्राम को एक्सटेंड करके नेशन वाइड कर दिया है, तो अभी शायद 50+ स्टूडेंट्स उनके और आ रहे हैं। तो ये मदीना फाउंडेशन की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन इन लास्ट 20 ईयर्स। थाउजेंड्स ऑफ द डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स, थेरापिस्ट्स, फार्मासिस्ट्स इस यूनिवर्सिटी ने पैदा किए हैं, जो इस वक्त बहुत सारी की पोजीशंस के ऊपर हैं। नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इंटरनेशनल फॉर्म्स के अंदर भी लोग बड़ी अच्छी पोजीशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड दे गेट बैक टू द यूनिवर्सिटी एज वेल। मज़े की बात यह है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी को भुलाया नहीं है, और यूनिवर्सिटी के साथ इन टच हैं, अलुमनाई नेटवर्क के ऊपर आते रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि 20 सालों में इस रीजन के अंदर स्पेसिफिकली फैसलाबाद और इसके जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं उसके अंदर यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट है। बहुत बड़ा इस कैनवस के ऊपर यूनिवर्सिटी ने अपना जो है वो डिज़ाइन बनाया। बहुत खूबसूरत जी, आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से वजाहत की। और ये तमाम तर चीज़ें अगर किसी इदारे का हिस्सा हैं, ये तमाम तर डिपार्टमेंट्स अगर किसी इदारे का हिस्सा हैं, तो वहाँ नाकामी का सोचा भी नहीं जा सकता। किसी भी स्टूडेंट के लिए वो कामयाब ही होगा इंशाल्लाह। उमर साहब, ये बताइए कि किसी भी स्टूडेंट का तालीमी मैदान में जिस भी वो इदारे का हिस्सा होता है, अब चूँकि यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के हिस्सा जो जितने भी स्टूडेंट्स अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद जब वो जाते हैं और वो एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो उस इदारे का मेडल समझे जाएँ, वो तमगा समझे जाएँ जो अपने मकासद में कामयाब हुए तालीमी मैदान में भी और आगे जाके प्रोफेशनल लाइफ में उन्हें हेल्प मिली? जी बिल्कुल। देखिए, हम इनको जो इनकी एजुकेशन है, जो डिग्रीज़ हैं, हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ जिस तरह हमने जिक्र किया कि हम लोग सर जो डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, इंक्यूबेशन सेंटर को, ये बाकी जो उनकी स्किल्स हैं उनको पॉलिश करने के लिए, इसी तरह जो प्लेसमेंट ब्यूरो काम कर रहा है। तो हमारा जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि आप फ्यूचर प्लानिंग की बात कर रहे थे, जब लास्ट ईयर जब मैंने ज्वाइन किया 6 मंथ बैक, तो उस वक्त चीज़ें कुछ इस तरह से चल रही थी कि वॉट एवर इट वाज रनिंग, तो हमने उसको ग्रैस्प करने की कोशिश की। लेकिन अभी हम प्रॉपर प्लानिंग से चल रहे हैं। उसके लिए हम बाकायदा एक TQM का फार्मूला है, उसको अप्लाई करके, मैंने एक मॉडल क्रिएट किया हुआ है, उसको अप्लाई करके तो हमारा टारगेट ये है कि जो आप बात कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं हमारे लिए, हम इस तरह से बच्चों को लेके चल रहे हैं। सर अभी बात भी कर रहे थे कि हमारे डिपार्टमेंट का आपस में क्लैश भी है कि सर कहते हैं कि बिज़नेस करें, और लेकिन हम लोगों ने अब ये प्लान किया है कि हम किसी भी बच्चे को किसी काम के लिए मजबूर नहीं करेंगे। वो क्या चाहते हैं, वो बिज़नेस करना चाहते हैं, वो फैमिली बिज़नेस को रन करना चाहते हैं, वो स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में रह के इस यूनिवर्सिटी से आगे पढ़ना चाहते हैं। तो हम उनको सेगमेंट बना के और उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करके और फर्दर उनको आगे लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा जॉब करना चाहता है तो वो प्लेसमेंट ब्यूरोज को ले लेगा और उसके ऊपर उसको डिफाइन करने लग जाएगा। कोई बच्चा अगर उसके पास कोई बिज़नेस आइडिया है और वो कहता है कि वो अपना कारोबार या फ्रीलांसिंग या कोई भी ई-कॉमर्स के बिज़नेस की तरफ जाना चाहता है, तो ऑब्वियसली इट विल बी मूव टुवर्ड्स बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। तो ये अगर अभी कोई बच्चा पास आउट हो रहा है या वो अभी एज अ फ्रेश ग्रेजुएट मार्केट में जा रहे हैं, तो यहाँ से हम उनकी कामयाबी का तयन अंदाज़ा नहीं ले सकते। इसको कुछ टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल, और उसके बाद, और अभी भी हमारी यूनिवर्सिटी के बहुत लीडिंग रोल्स पे मल्टीनेशनल कंपनीज में बच्चे बैठे हुए हैं। अभी यहाँ आने से पहले मैं सर के साथ शेयर कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह आज की बात है कि मेरे 2 बच्चे प्लेसमेंट ब्यूरो के अल्हम्दुलिल्लाह प्लेसमेंट ब्यूरो के थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में उनकी हायरिंग हुई है माशाल्लाह। तो ये मैं अचीवमेंट के साथ शेयर कर रहा था। तो मैंने कहा सर हमारी तो आज की अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रीब्यूशन फाउंडर्स डे पे ये है कि हमारे 2 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी जगह पे प्लेस। तो ऑब्वियसली सर ये जब आगे चलेंगे
करेंगे तो ये मुल्क का नाम रोशन करेंगे, इस इदारे का नाम रोशन करेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। कुछ जी आप नो डाउट वो हमारे लिए तमगा है जी, और हमारे लिए सोवेनियर भी है। जहाँ जाते हैं यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, लोग पूछते हैं आप कहाँ से पढ़ के आए, वो कहते हैं हम यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से पढ़ के आए। एंड जब वो कंट्रीब्यूट करते हैं प्रैक्टिकली तो उनके काम में और बाकी लोगों के काम में जो फ़र्क नज़र आता है वो बता देता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद ने इनको कैसे एजुकेट किया और किस तरह ट्रेन किया है। बिल्कुल सही। और सर हम यहाँ पे एक स्लोगन पे, मतलब मैंने अक्सर सर से जिक्र करता होता हूँ कि मैंने जब पिछले दिनों मैंने एक बात की कि वन स्टेप इन फॉर एवर टफियन। हम ये बात नहीं कर रहे कि आप यहाँ से पास आउट होने के बाद आपका रिलेशन नहीं, हम रिलेशन डेवलप करने जा रहे हैं कि आप यहाँ से पास आउट तो हो रहे हैं, अपनी जो आपने प्रोफेशनल डिग्री यहाँ से ली है उसके लेने के बाद आपका रिलेशन ख़त्म नहीं हो रहा। प्लेसमेंट ब्यूरो के थ्रू, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू दे विल कीप इन टच विद द इंस्टीट्यूट। बिल्कुल सही। बहुत खूब। कुछ लिसनर्स हमारे साथ हैं जी, चाहेंगे कि उनके पैगामात भी शामिल कर लें। हमें ज्वाइन किया है जी हाजी अब्दुल सत्तार हैं हमारे साथ और लिखते हैं आतिफ साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया। और दोनों असातिज़ा को अस्सलाम वालेकुम। और कहते हैं जी अगर हो सके तो इनके नंबर्स जो है वो शेयर कर दीजिए। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का हिस्सा है जी और आप विज़िट कर सकते हैं, आप अगर मुलाकात करना चाहते हैं तो यूँ मुमकिन हो सकेगी। अच्छा जी, अनस हैं हमारे साथ और आप भी शो को पसंद कर रहे हैं, आपका बेहद शुक्रिया। इसके अलावा जी हमारे साथ हैं अच्छा जी, काफ़ी लोगों के मैसेजेस हैं और मेरी कोशिश होती है कि जो हमारा टॉपिक होता है, जो उन्वान होता है, उसके ऊपर आप जब बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। खैर, अपनी साथ होने का आप एहसास दिलाते हैं, ये भी अच्छा है। ज़फ़र इकबाल साहब हमें सुन रहे हैं जी और सलाम लिख भेजा है आपने, वालेकुम अस्सलाम, और प्रोग्राम की तारीफ़ कर रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। आकिब बलूच हैं और लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं जी मेरा सवाल है जी आपसे सर, आपके प्रोग्राम में बहुत सारे लोग तशरीफ़ लाते हैं, बिज़नेसमैन भी और मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले भी। गुजारिश है कि अगर लोग जी बिल्कुल जी, और कहते हैं जी कि अगर इसी तरह के प्रोग्राम में जो इस तरह की मालूमात मिलती रहे तो बेरोज़गारी जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छी बात है, ये इसमें कोई शक नहीं। हमारी कोशिश भी आज के प्रोग्राम में, एक तो हमने यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के जो आज की तकरीब का अहवाल है वो शेयर कर रहे हैं, और नंबर 2 आपके डिपार्टमेंट्स का तारुफ देने का मकसद भी यही है, और हम आप तक अपनी आवाज़ इसीलिए पहुँचाते हैं ताकि आप लोग ना सिर्फ उसे सुने बल्कि उसके ऊपर अमल करते हुए अपने लिए कोई रास्ता तलाश कर सकें। अच्छा जी, इसके अलावा जी आपने नाम नहीं लिखा और आपने सलाम लिख भेजा है। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या बीए ख़त्म हो गया और उसकी जगह बीएस ने ले ली है, क्या इस बारे में आपको है जी? कह रहे हैं जी बीए जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। 2 इयर्स का प्रोग्राम ख़त्म करके अभी 3 इयर्स का 4 इयर्स का प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ। बिल्कुल सही हो गया जी। अच्छा जी, हमारे साथ हैं इमरान और लिखते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इससे क्या बिज़नेस किया जाए। मैं अभी तक सोच विचार में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। अगर सोच विचार में है तो फिर टेक्निकली होता ही है कि हमारे पास जब बच्चे आते हैं, फैकल्टी मेंबर्स आते हैं जी, तो वो भी इस तरह के क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि मेरा एक बजट है, मेरे पास 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़ा हुआ, 10 लाख 15-20 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। तो फिर हम उनके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, प्रॉबिंग करना शुरू करते हैं। उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इनका ट्रेंड किस तरह है। फॉर एग्जांपल, ये कुछ सर्विसेज ओरिएंटेड बिजनेस कर सकते हैं या प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस कर सकते हैं, प्रोडक्शन में जा सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन में जा सकते हैं, ये कर क्या सकते हैं। तो फिर उसके हिसाब से, उस डिस्कशन के हिसाब से हम उनको थोड़ा सा एडवाइस करते हैं। प्लस उनका पुराना एक्सपीरियंस क्या है, उनका एक्सपोजर कितना है, उन्होंने पहले कभी कहीं पे काम किया या उनके पेरेंट्स में से किसी ने काम किया हो, या उनके ब्रदर्स या सिस्टर्स या कोई और बिजनेसमैन बिजनेस वूमैन है। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उस हिसाब से उनको एडवाइस किया जाए। तो आपके पास सिर्फ अमाउंट होना काफ़ी नहीं है, अमाउंट बहुत सारे लोगों ने बैंकों में भी रखा हुआ है। आपके पास एक सॉलिड बिजनेस प्लान होना चाहिए, और वो होगा क्या, आई मीन प्रोडक्ट क्या होएगा या सर्विस क्या होएगी, वो आपसे डिस्कशन से ही पता चल सकता है। ऐसे तो मैं कुछ नहीं बता सकें। अच्छा, एक चीज़ मैं इन्हीं के सवाल से एक सवाल जो है कि क्या आपके पास जो मौजूदा जो पड़ी है इन्वेस्टमेंट, आप जो आपके पास बैलेंस है कुछ आप उठाते हैं और वो इन्वेस्ट कर देते हैं, क्या वो सारा आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए या आपका कोई बैकअप प्लान भी होना चाहिए? देखिए, बिज़नेस के अंदर तो हमेशा बैकअप प्लान होता है, बैकअप प्लान के बगैर तो बिज़नेस होता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप, ये तो है किताबी बात, अगर आप बहुत बड़े वाले बिजनेसमैन को देखें जिनकी स्टोरीज बड़ी फेमस हैं, पाकिस्तान से देख लें, बाहर से देख लें, यूएसए से देख लें, यूरोप से देख लें, तो वो लोग थे, अगर आप उनकी थोड़ी हिस्ट्री निकाल के देखें तो वो एक दफ़ा तो स्क्रैच हुआ, बिल्कुल ज़ीरो पे आए।
अपनी इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद फिर ज़ीरो पे हैं, और फिर उसके बाद तो साबित ये होता है उनकी हिस्ट्री देखने से कि शायद इन्वेस्टर तो आपको बाद में भी मिल जाए। आपके पास जो पैशन है, जो उस काम की समझ है, जो लगन है उस काम को करने की, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस प्लान, देयर आर सो मैनी बिजनेसेस इन द वर्ल्ड जिसके अंदर आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट भी होता है। अच्छा। और इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा इशू नहीं है, मैंने आपको बताया। हम लोगों से मिलते रहते हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर आपके इसी सिटी फैसलाबाद में बैठे हुए हैं, जो हमें ये कहते हैं हमें अच्छा बिजनेस आइडिया दें, हम इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल सही। तो असल बात यह है कि आपके पास कोई सॉलिड आइडिया है, कोई बिजनेस प्लान है या नहीं है। अगर आपके पास बिजनेस प्लान है तो इन्वेस्टर में भी आपको बहुत सारे कनेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ हमारा, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू एट द मोमेंट, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। हमारे पास जब बिजनेस प्लान्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स के, और हम उनको इंक्यूबेट करते हैं अपने पास और उनको मैच्योर करना शुरू करते हैं, उनकी प्रेजेंटेशंस तैयार करते हैं, उनकी टेक्निकलिटीज़ पूरी करते हैं, उनके फाइनेंशियल प्लान्स बनाते हैं। तो उसके बाद व्हेन वी स्टार्ट फीलिंग के जो ये आइडिया है ये मैच्योर इनफ है कि हम इसको किसी के सामने प्रेजेंट करें, तो हम मार्केट से 2-3 इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर लेते हैं और स्टूडेंट से और फैकल्टी मेंबर से कहते हैं कि अब आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। वो एक यूके का प्रोग्राम शार्क टैंक टाइप का चलता है, शार्क टैंक इंडिया भी चल रहा है आजकल, तो हमारा प्रोग्राम भी उसी फॉर्मेट पे है। इन्वेस्टर भी बैठ जाता है, स्टूडेंट भी बैठ जाता है, जो जिनके पास आइडिया है तो अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं। अगर इन्वेस्टर को पसंद आए तो ऑन स्पॉट ही कोई ना कोई बात हो जाती है। दिस इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, और ये अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के पास ही है यहाँ पे रीजन में। अच्छा, तो कोई ऐसा आइडिया जिसने आपको अपील किया हो, मतलब कि बड़े अट्रैक्टिव आइडियाज़ भी आजकल, क्या, क्योंकि मैं ये इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि अब इन्हीं हाथों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, अब नौजवानों के ऊपर बड़ा रिलाई किया जा रहा है, तो क्या देखते हैं आप कुछ ऐसे आइडियाज़ आपको? देखिए बिजनेस आइडियाज़ हैं बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ हैं। मुझे ज़ाती तौर पे वो आइडियाज़ अट्रैक्ट करते हैं जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं होते। सही है। हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड आइडियाज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं ज़्यादा टेक्नोलॉजी के कम इस्तेमाल वाले आइडियाज़ को ज़्यादा पसंद करता हूँ, और सर्विसेज बजाय मुझे प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद है। सही। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कुछ दिन पहले एक बिज़नेस आइडिया आया हमारे पास, उसमें जो चिकन इंक्यूबेटर होता है उसका एक स्टूडेंट आइडिया लेके आया हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। तो उन्होंने एक बॉक्स बनाया, तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि बॉक्स तो बहुत सारे मार्केट के अंदर, तो इसको कैसे बेचा जाए। तो हमारे ध्यान में यह है कि हम इसको फैशन प्रोडक्ट के तौर पे बेचेंगे। अब आप बड़े हैरान होंगे कि एक चिकन इंक्यूबेटर फैशन प्रोडक्ट कैसे हो सकती है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे एक दोस्त का पोल्ट्री फार्म था, तो उन्होंने भी इंक्यूबेटर्स रखे हुए थे वहाँ पर। तो वंस आई मूव्ड टू माई हाउस, तो मैंने अपनी छोटी बेटी से बोला कि मैं आपको एक मशीन ला के दूँगा, उसके अंदर आप एग्स रखोगे तो उसमें से चूज़े निकल आएंगे। मैं उसको बता के ये भूल गया। अब वो हर फ़ोन पे रोज़ाना मुझे पूछे, बाबा वो मशीन किधर है, बाबा वो जिसमें एग रखना है वो चूज़ा निकले, वो मशीन किधर है। तो मुझे वहाँ से आइडिया हुआ कि ये तो बच्चों का एक फ़न भी है, लर्निंग भी है। अब हम इस मशीन को इस तरह करके बेच सकते हैं। बहुत। तो उसके ऊपर फिर हमने एक पूरी अभी फिजिबिलिटी बनाई है। तो इंशाल्लाह वेरी सून हमारे पास 1-2 लोग और भी हैं उसमें शामिल। तो अब मैं पूरा आइडिया आपको नहीं इस पे शेयर कर सकता, तो उसके पीछे एक पूरा प्लान है, पूरा मार्केटिंग सेल्स प्लान है। तो इंशाल्लाह इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, बट ज़ाती तौर पे मुझे कम टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट बेस्ड आइडियाज़ मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। बिल्कुल सही। और ये देखें कि इसमें ना एंटरप्रेन्योरियल टच भी है। ये जब सर ने मुझसे बात कर रहे थे, भी आप बता रहे हैं, तो जब ये इनोवेशन डिस्कस किया तो मैंने कहा जी देखें आप एक इनोवेशन लेके आ रहे हैं, लर्निंग भी है बच्चों की, और साथ वो ये देख रहे हैं क्योंकि ये फ़न भी है, ठीक है। तो एक क्रिएटिव वर्क भी है। आपने वो बॉक्स बनाया, तो मैं सर को बताना शुरू हो गया कि ऐसे क्यों ना ऐसा बॉक्स बन जाए कि ऊपर एक मुर्गी का फ़ोटो बना हो, या कुछ ऊपर से मुर्गी बैठी हो और नीचे से मशीन चल रही हो। तो देखिए ये एक इंस्टीट्यूशन वाइड भी आप कवर कर रहे हैं, साथ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का फैक्टर भी आ रहा है, और जो हमारा जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि आप इनोवेशन की तरफ भी जा रहे हैं। तो तीनों चीज़ें पे कवर होकर ये एंटरप्रेन्योरशिप टच भी आ रहा है। बिल्कुल सही जी। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ देख के कि बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया। शायद हमारी अभी बहुत सारी बातें जो बाकी हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो किसी नेक्स्ट सेशन में उसे ज़रूर जो वो शामिल करेंगे। और ये यूँ ही जो है सिर्फ बात कहने की हद तक नहीं होती, अगर वो असर करे तो इसका मतलब ये है कि आपने उसे महसूस किया है, आपने सोचा है, आपके अंदर फ़िक्र पैदा हुई है, और उसे कभी मरने मत दीजिएगा।
जब तक आप उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर लेते तब तक आपके अंदर एक खोज जो है वो बाकी रहती है, और खोज को भी एक मुकाम आपने देना है अगर आप उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देंगे। तो जनाब आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह अब आपसे कल मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान आतिफ खान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।